लास्ट टाइम हमने जो एक इम्पोर्टेंट बात समझने का प्रयत्न किया था और वो था कि भाई जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी मेमोरी पैटर्न बन जाती है। और ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि साधना का पर्पस तो सब मेमोरी पैटर्न से मुक्त होना है। और जो कुछ हम सुनते हैं, करते हैं, खास करके धार्मिक क्रियाकांड वगैरह, तो खास एक नई मेमोरी बना देते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई तो फिर क्या हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए और ये छूट जाएगा, तो उसका उन लोगों को डर लगता है कि भाई, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक जैसे हम दूसरी चीज़ों का एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लेते हैं, इसी तरह हम जो कुछ क्रियाकांड करते हैं या कई बार योग जो करते हैं उसका भी हम एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी लेते हैं। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है या इतना पर्याप्त नहीं है। सच में तो अंदर एक अनुभूति होनी चाहिए और इतनी ठोस अनुभूति हो कि वो जो अंदर से संतोष आता है वो गहरा संतोष होता है। ये जो हम सुन के और या कुछ करके जो हमें जो ये मिलता है संतोष, वो एकदम ऊपर का संतोष है। तो प्रॉब्लम यही है कि क्या किया जाए। तो सीधी बात ये है कि हमें ऐसी साधना करनी चाहिए कि जिसके अंदर कम से कम मेमोरी पैटर्न बने, या मेमोरी पैटर्न बने तो ऐसी मेमोरी पैटर्न बने कि जो हमें आगे ले जाने के लिए मदद रूप बने। क्योंकि यहाँ तावड़िया जी ने तो बताया कि भाई 3B के स्टेज तक जब तक आप पहुँचते नहीं हैं तब तक तो मेमोरी पैटर्न बनती ही रहेगी, क्योंकि 3B के स्टेज के अंदर थिंकिंग प्रोसेस ही बंद हो जाती है। तो उसके बाद में फिर मेमोरी पैटर्न का बनना बंद होता है। तो तब तक के लिए तो एक प्रॉब्लम है ही, एक जोखम है। फिर भी साधना, जो सही साधना सही मार्ग है, उसको पकड़ के तो चलना पड़ता है। और कई बार जो ऐसी निकम्मी चीज़ होती है, निकम्मी इन द सेंस कि जो वो कोई हमारे प्रोग्रेस के लिए खास उपयोगी नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को भी हमने पकड़ के रखा होता है। और अगर वो छूटती है तो छूट जाने देना चाहिए, पर अंदर से मैंने कहा इस तरह डर लगता है। और मैं एक मेरा अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक पॉइंट के ऊपर सब छूट रहा था तो अंदर से बहुत एक डर था, वो एक हेजिटेशन था। तो था बात ये कि मैंने 1977 से योगा की प्रैक्टिस चालू की थी, सीखना और आगे जाके सिखाना। और 81 में मैं कोई आश्रम में जाके रहता था और वहाँ योग टीचर के रूप में ये आसन प्राणायाम वगैरह तो मुझे सिखाना था, पर वहाँ सब धार्मिक वातावरण था, मंदिर था। तो वो उसकी सारी क्रियाकांड वगैरह चलते थे, पाठ पूजन, आरती, मंदिर जाना, फिर रात को भजन कीर्तन सत्संग करना, ये सब होता था। और सालों तक ये चालू रहा और मज़ा आता था, एक संतोष भी होता था। बाद में 1985 के अंदर मेरे हाथ में एक जे कृष्णमूर्ति की एक किताब आई और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा एक कमेंट किया है और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इनकार कर दिया है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको जो मार्ग पर जाना है उससे विपरीत आप चल रहे हैं। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी कल्पना ही है। जो आपने जिस भगवान को आप मानते हैं वो भी आपकी कल्पना है, क्योंकि भगवान को तो आपने देखा नहीं है। आप जो क्रियाकांड कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, और वो एक भगवान के लिए कर रहे हैं जिसको आपने कभी ना देखा है, ना कुछ उसके बारे में सही समझा है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो शुरुआत में मेरे अंदर एक स्ट्रगल चालू हुआ, क्योंकि मैं जो कर रहा था, रोज़ दीपक जला के अगरबत्ती करके ध्यान में बैठता था, तो एक पॉइंट पर मुझे भी लगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सच माने में कितना सही है। एक पॉइंट पर मुझे लगा कि ये सब फॉल्स है और इसे निकलना चाहिए, पर निकलने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो एक मूर्ति वगैरह से जो लगाव होता है वो छूटता नहीं है। पर एक पॉइंट पर मैंने सब कुछ साइड पर रख दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया,
कथा कीर्तन ये वो भजन कीर्तन सब कुछ बंद कर दिया। और उसके बाद में मुझे एक एहसास हुआ, एक हल्कापन मुझे लगा, और लगा कि मैंने कई निकम्मी चीज़ों को पकड़ के रखा था और उसको मैं बहुत वैल्यूएबल मानता था। और उसके बाद में जो मन का अंदर से हल्कापन आया, तो फिर आगे क्या करना है उसकी थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ा नया मार्ग मिला, और इस तरह धीरे धीरे करके समझ जो विकसित हुई, उसके बाद उससे जीना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट के ऊपर ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है, पर हिम्मत करके छोड़ना पड़ता है, और इसका आगे जाके बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि देखो, माइंड जो है हमारा, वो माइंड को हम किसी चीज़ों में चिपका के रखेंगे तो वो उसको मानते हैं हम अध्यात्म, पर वो अध्यात्म नहीं है। क्योंकि कहीं भी अगर जी चिपका, चाहे कोई भी चीज़ है जो हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के नाम पर मैं ये कर रहा हूँ, सब चीज़ों के अंदर अगर कोई चीज़ें इस तरह करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि मन खुल नहीं पाता है, और ये एक ऐसा बंधन हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हम फिर और कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं, मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरा कर्म, बस इतने में हम अटक जाते हैं। तो ये तो ऐसा होता है कि जैसे कि भाई एक कुएं के अंदर मेंढक रहता है और उसको ऐसा लगता है कि बस इतनी ही दुनिया है और कोई दुनिया है ही नहीं। तो हम फिर कूप मंडूक, जिसको कहते हैं कूप मंडूक, बन जाते हैं, मतलब एक कुएं का मंडूक जैसा बन जाते हैं। और आगे पीछे हमें जो चीज़ें हैं, वास्ट जो अध्यात्म है, उसका हम टच कभी भी नहीं कर पाते। कॉन्शियसनेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कॉन्शियसनेस का टच नहीं मिल पाता है हमें। तो कॉन्शियसनेस का टच लेने के लिए धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस है उसके ऊपर ही हमें चिपका रहना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, तब हमें उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो कई लोग मुझे इसके लिए पूछते थे, तो मैंने सोचा कि आज इसका भी यहाँ जवाब दे दूँ। अब पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ आगे पढ़ते हैं, चैप्टर 12 और पेज नंबर 304। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द further stage as shown in diagram 3C is to be reached, wherein is a different state of inner conditioning। अब ये कहते हैं कि यहाँ जो है, अब तक में हमने आगे के स्टेजेस देखे हैं, जैसे कि 3A, 3B, और ये अभी 3C के स्टेज के ऊपर साधक आ पहुँचा है। 3A के अंदर क्या है कि हम इम्पल्स को अंदर आने देते हैं और विचार प्रक्रिया को बनने देते हैं, जितनी ज़रूरी होती है इतनी, क्योंकि वो हाउस होल्डर का जीवन जीता है साधक योगी, तो इसीलिए इसको मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 3A के अंदर वो हाउस होल्डर ड्यूटी के दौरान वो इम्पल्स को अंदर आने देता है और इस तरह जीता है। 3B के अंदर वो जो है वो इम्पल्स वगैरह का आना बंद हो जाता है, पर प्योर यूडीएम जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वही इसके थ्रू फ्लो होता है। तो थिंकिंग प्रोसेस 3B के अंदर बंद हो जाती है। और 3C का स्टेज तो इससे भी आगे है कि जिसमें ये जो यूडीएम है उसका भी आना बंद हो जाता है, और खाली जो चैतन्य है, खाली जो आत्म तत्व है, वही उसका ही एक वही प्रवर्तता रहता है। तो इस तरह 3A, 3B और 3C के अंदर इतना डिफरेंस है। और अभी साधक जब 3C के अंदर पहुंचता है तो अंदर की कुछ कंडीशन ही अलग होती है। We have noted that UDM flows through each individual up to and including stage 3B। तो 3B तक तो ये UDM हमारे अंदर आता है, 3A में इम्पल्स के रूप में आता है, और 3B में यूडीएम अपने आप में, मतलब कि वो वहाँ इंडिविजुअल माइंड नहीं रहता है, खाली यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही व्यक्ति के अंदर रहता है। इन स्टेज 3B बोथ द इनकमिंग इम्पल्सिस एंड आइडेंटिकली मेमोरी पैटर्न्स आर केप्ट आउट एंड ओनली द यूडीएम फ्लोज थ्रू द इंडिविजुअल एंड एजुकेट बाय इंटेंस रेडिएशन। तो अभी 3B के स्टेज के अंदर इम्पल्स का और मेमोरी पैटर्न का वो वगैरह जो प्रोसेस है वो सब नहीं होती है,
खाली यूडीएम यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही अंदर आता है, फ्लो होता है, और उसका जो प्रकाश व्यक्ति के अंदर आता है उसके द्वारा वो व्यक्ति एजुकेट होता है। मतलब उसके समझ में बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रकृति के बारे में, परम तत्व के बारे में, परमात्मा के क्या नियम है, ये जो जगत बनाया है वो कौन से नियमों से चलता है, इस तरह का उसको एजुकेशन जो है वो यूडीएम से मिलता है। और हम जानते हैं कि यूडीएम जो है वो ऑल नोइंग है, उसकी 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 जो एक क्वालिटी है वो क्या है, यो ऑल नोइंग, मतलब वो सब कुछ जानता है। जो कुछ ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं, वो सब कुछ पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो अभी साधक के अंदर भी वो ज्ञान धीरे धीरे करके अवतरित होता है। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसी व्यक्ति की जो 3B के स्टेज के ऊपर गई है, और वो व्यक्ति जब कुछ साहित्य का सर्जन करती है या कला का सर्जन करती है तो उसके अंदर एक कुछ और चीज़ महसूस होती है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो अवतरित होती है, वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से डायरेक्ट उसको प्राप्त हुई होती है। उसमें उसका इंडिविजुअल माइंड बीच में नहीं आता है, वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर जो ज्ञान पड़ा है वही डायरेक्ट आता है। तो ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में होती है और कुछ उसके बाद में याद करके लिखती है, या ऐसा कोई कलाकार है ऐसा कुछ करता है कलाकार, तो वो एक चीज़, ये जो कृति है वो चिरंजीव कृति बन जाती है। बट इट डज नॉट फ्लो इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु रीचेस द स्टेज ऑफ डायग्राम 3C। अब 3C के अंदर जो है ये यूडीएम का ये फ्लो भी नहीं रहता है, वो एक लॉक कर देता है ताकि यूडीएम भी अंदर नहीं आए। हमने देखा कि वो जो वाल जो अंदर काम कर रहा है, तो वो वाल का इस तरह का लॉक करेगा कि यूडीएम फिर अंदर आ नहीं पाएगा। रादर वन हु कॉन्शियसली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंटर्स दिस स्टेज। तो अभी योगी के हाथ में ये है कि भाई वो अभी कौन से स्टेज में रहना चाहता है, 3A में रहना चाहता है, 3B में रहना चाहता है, और 3C में रहना चाहता है, या और तीनों की अलग अलग इंटरनल प्रक्रिया है। तो वो साधक को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जो बाहर की परिस्थिति के हिसाब से वो ये तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया के अंदर रह सकता है। जब उसको समाधि लगाना है, बाहर का सब कुछ बंद कर देना, लॉक कर देना है, इंद्रियों का निग्रह करके अंदर की ओर चले जाना है, तब वो 3C के स्टेज में रहता है। बाकी जब उसको कुछ यूडीएम से ज्ञान प्राप्त करना है तो 3B के स्टेज में रहता है, और जब सांसारिक कामकाज करना होता है तो 3A के स्टेज में रहता है। नाउ इवन द यूडीएम वॉलंटरीली विथड्रॉज एंड सो एन इवन मोर इंटेंस सिचुएशन इज क्रिएटेड विद इन। तो अब जो है 3C के स्टेज के अंदर यूडीएम अपने आप में वॉलंटरीली विथड्रॉज, वो अपने आप में ही वो खुद ब खुद वो अपनी जात को खींच लेते हैं, मतलब कि वो अंदर प्रवेश नहीं उसका होता है ये योगी के बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, और ये वॉलंटरीली होता है। तो फिर जो अंदर की स्थिति जो है वो एक इंटेंस स्थिति बन जाती है। अंदर एक जो है खाली एक प्राण तत्व ही अंदर रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है, और वो योगी को, साधक को जो करना है वो अंदर की प्रक्रिया, और उस समय खास करके जो उसका आत्म तत्व है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, उसका रेडिएशन को भी वो प्राप्त कर सकता है। इन स्टेट 3C डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्फ और आत्मन और ईश्वर टेक्स प्लेस, विच वॉज नॉट द केस इन द अर्लियर स्टेजेस। तो अब 3C के अंदर वो अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ जाता है, और वो एक हो जाता है आत्म तत्व और उसका जो होनेपन है, मतलब एक आत्म तत्व ही वहाँ फिर रहता है। तो ये 3C के स्टेज के अंदर ऐसी एक आत्मा के साथ में उसका जुड़ाव हो जाता है। तो सोचिए कि लोग ऐसे बातें करते हैं कि भाई हमें आत्मदर्शन हो गया है और मेरे आत्मा से आवाज़ आ रही है, ये सब बातें कितनी फिजूल की होगी, क्योंकि इतना
इतना लंबा सफ़र करके, इतनी सारी मेहनत करके व्यक्ति सी के स्टेज पर पहुंचता है, तब जाके अभी उसको आत्मा का दर्शन वगैरह होता है। और लोग तो ऐसे जैसे कि आत्मा ऐसे एकदम कोई आसानी से मिल जाए ऐसी चीज़ हो, इस तरह लोग बात करते हैं कि यार इसको आत्मा दर्शन हो गया, वो आत्मा साक्षात्कारी हो गए, कुछ जाने समझे बिना। कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं है। दिस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द आत्मन, सेल्फ और ईश्वर इन रिलेशन टू द बॉडी एंड माइंड इन 3C। तो 3C के स्टेज में वो ईश्वर का जो नेचुरल स्टेट है और बॉडी और माइंड के साथ उसका रिलेशन वो बना के रखता है। उसके लिए योग सूत्र में तावड़िया जी ने और कुछ गहरी बात बताई होगी। विद दिस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट द इंटरमीडिएटरी, द UDM recedes in the presence of the transcendental teacher ईश्वर, द डिवाइन फ्रैगमेंट। तो अभी ये जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ईश्वर के साथ या जो अंदर का जो ट्रांसेंडेंटल टीचर है, जो गुरु है या आत्मा है, उसके साथ जो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर UDM जो है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, रिसीव हो जाता है। वो फिर से वो वापस अपने स्थान पर चले जाता है, वो उसका फिर वहाँ स्थान नहीं रहता है। देयर आर 3 नेचुरल स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। A, द नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ। B, द नेचुरल स्टेट ऑफ द माइंड एंड ब्रेन प्रोसेसेस। and C, the natural state of Atman, the self, और ईश्वर, the divine fragment within। तो 3 प्रकार के हमारे अंदर नेचुरल स्टेट होते हैं या होने चाहिए, हालांकि है तो नहीं, पर ये 3 प्रकार के नेचुरल स्टेट होने चाहिए। और उसमें से पहला जो स्टेट है, नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब कि जो पूर्ण रूप से जो तंदुरुस्ती है, पूर्ण रूप से जो हेल्थ है, वो ऐसी होती है कि जिसके अंदर न कोई रोग होता है, उसके अंदर न कोई तकलीफ होती है, वो व्यक्ति बायोलॉजिकली कंप्लीट होती है, इसकी नींद बहुत कम हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-3 दिन में, हफ्ते में एक बार भी खा सकता है और फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसको नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ कहा जाता है। द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड एंड ब्रेन प्रोसेसेस, तो मन की भी अभी स्थिति, जो मन के अंदर जो सब कुछ गड़बड़ है वो एकदम शांत हो जाती है। जो सेल्स जो है वो हमेशा जो एक एक्साइटमेंट में रहते थे, या यूँ कहें कि अंदर के जो सेंटर्स है वो अभी शांत हो गए, क्योंकि जो क्रूड इमोशंस थे और क्रूड सेक्स था, ये सब एनर्जी, सेक्स एनर्जी क्रूड थी, इमोशनल एनर्जी क्रूड थी, वो सब अब रिफाइन हो चुकी है। तो माइंड और ब्रेन प्रोसेसेस जो है वो भी एकदम नेचुरल स्टेट के अंदर काम कर रहा है। एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ आत्मन, सेल्फ और ईश्वर, डिवाइन फ्रैगमेंट विद इन। तो अंदर जो ईश्वर का जो स्टेट है अभी, वो भी एक नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट में इस माने में कि अभी उसका बॉडी ब्रेन सिस्टम के साथ, या जिसको तावड़िया जी कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसके साथ अभी उसका कांटेक्ट या कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। तो ये होना जरूरी है कि डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, आत्मतत्व के साथ साधक का कम्युनिकेशन शुरू हो। साधक मतलब यहाँ हम बॉडी ब्रेन सिस्टम को साधक के रूप में ले सकते हैं। वी आर व्हाट वी आर बिकॉज neither of A, B or C or all of them are even in their natural state, and we call a person a realized person if in him or her we find all these 3 aspects in their natural state। तो हमारे अंदर तो ये तीनों में से शायद एक भी नहीं है, और तीनों नहीं है ऐसा कह सकते हैं। ऐसा तीनों का नेचुरल स्टेट हमारे अंदर नहीं है, पर जिसको हम रियलाइज पर्सन कहना चाहते हैं, जिसने आत्म तत्व का दर्शन किया या आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, साक्षात्कारी व्यक्ति जिसको कहते हैं, ऐसी व्यक्ति जो होती है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें बन जाती है। नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड ब्रेन प्रोसेसेस और आत्मा के साथ कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ों का होना, ये एक रियलाइज
व्यक्ति का एक लक्षण बनता है। द नेचुरल स्टेट इज द स्टेट ऑफ देयर नेचुरल रिलेशनशिप। तो ये तीनों के अंदर नेचुरल रिलेशनशिप होनी चाहिए, बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर और आत्मा के अंदर। तीनों के अंदर जब ये नेचुरल रिलेशनशिप बनती है तब ये नेचुरल स्टेट तब कहलाता है। सो वी फाइंड दैट ए आवर हेल्थ इज polluted, B our mind is polluted, and C Atman the self or ईश्वर is not in communication with the computerized organism। तो हमारे अंदर ये तीनों चीज़ें अभी तो नहीं है कि ना हमारे अंदर हेल्थ है, क्योंकि जो हेल्थ है वो अभी पोल्यूटेड है, वो उसके अंदर जो है वो पोल्यूटेड माने एक कंटेमिनेटेड हो जाती है, वो जो है वो हेल्थ जो है वो पोल्यूटेड हो गई है। माइंड जो है वो भी पोल्यूटेड है और आत्मा जो है उसका कम्युनिकेशन ये तीनों कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम के साथ नहीं होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से ये बात बताना चाहते हैं कि ये पोल्यूटेड चीज़ किस तरह होती है। फॉर इंस्टेंस, इफ द एटमोस्फियर इज क्लीन, द कंटेंट गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ओजोन etc. आर इन देयर प्रॉपर प्रोपोर्शन and relationship with each other. When the atmosphere is polluted, the content gases deviate from their natural concentrations and proper natural relationship to each other। तो ये एक चीज़ हम देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी जो वैज्ञानिक वगैरह जो ये जो एटमॉस्फेयर कैसा है हमारा, और इसके बारे में हमें रोज़ाना हमें ये चीज़ें नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि भाई आज हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना पोल्यूटेड है, क्या है। तो ये अगर एटमॉस्फेयर क्लीन होता है तो उसके अंदर ये सारे जो गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह वगैरह, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर रहता है, उसकी मात्रा जो है वो सही माने में होती है और वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में, संबंध में भी वो रहते हैं। पर जब एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो जाता है तो ये जो है नेचुरल उसका जो स्टेट है, जो स्थिति है हवा की, उसकी गुणवत्ता या उसकी शुद्धि, वो सब ख़त्म हो जाती है या उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है। मतलब जितना ज़रूरी है जन वगैरह होना चाहिए वो नहीं रहता है। हाउ इज़ हेल्थ इन इट्स नेचुरल स्टेट। तो ऊपर हमने देखा कि हेल्थ नेचुरल स्टेट में होनी चाहिए, तो हेल्थ का नेचुरल स्टेट में मतलब क्या। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन्स, नर्व्स, tissues and muscles with the brain is in a natural state, that is they all carry out functions as directed, because a certain portions of the brain is responsible for looking after the well-being of the entire body system। तो ये हेल्थ का यहाँ उन्होंने एक और ढंग से इसका यहाँ ये किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो रिलेशनशिप जो है हमारा बॉडी के अंदर अलग है, जैसे कि ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है, नर्व्स है, हमारे अंदर टिश्यूज़ है, मसल्स है, ये सब सारी चीज़ों जो है बॉडी के अंदर उसका जो एक दूसरे के साथ संबंध जो है और उसका ब्रेन के साथ जो संबंध है, ये जो से सब कुछ एकदम सही ढंग से होना चाहिए। मतलब कि जिस चीज़ को जिस तरह का काम दिया जाता है, उसको जो डायरेक्शन दिया जाता है काम का, उस तरह ही उसको अपना काम करना चाहिए और वो अगर वो कर सकता है तो ही ये एक नेचुरल स्टेट में हेल्थ है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेन का एक पोर्शन होता है वो हमेशा हमारा जो वेल बीइंग है, हमारी जो हेल्थ की हमारे अंदर जो एक स्थिति, अच्छी स्थिति जो जिसको कहते हैं वेल बीइंग, वो इस तरह की वेलबींग की स्थिति के लिए ब्रेन का एक पोर्शन जिम्मेदार होता है। तो जो हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें काम करनी चाहिए और ब्रेन भी इस तरह काम करना चाहिए।
and this relationship is free from any outside medical interference or any bias for special types of food or special long hours of rest and sleep, etc., because the body system in its natural state is capable of putting in hard and intelligent work without getting tired or exhausted. तो ये जो है अभी हम क्या करते हैं कि हेल्थ को बनाने के लिए मेडिसिन का उपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो वो नेचुरल स्टेट नहीं है। अगर हम दवा खा के जी रहे हैं और कुछ उपाय करके हम हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये नेचुरल हेल्थ का स्टेट नहीं है। दूसरी बात, लोगों को क्या है कि एक बायस माइंड हो जाता है कि भाई हमें यही खाना है, ये नहीं खाना है। कोई लोग वेजिटेरियन का पक्ष लेते हैं, कोई नॉनवेज का पक्ष लेते हैं, कोई और ख़ास करके अध्यात्म में तो ज़्यादा है कि भाई ये नॉनवेज वगैरह अध्यात्म में नहीं होता है, ये तो हिंसा है वगैरह वगैरह। ये सब माइंड का खेल है और माइंड इसमें बायस हो जाता है और इसमें ही पड़ा रहता है। तो ये सब इससे भी मुक्त होना चाहिए। और ऐसा कई लोग सोचते हैं कि भाई लंबे समय के लिए शरीर को आराम दो, रोज़ाना 8 घंटा 10 घंटा शरीर को आराम हो रहना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, तब जाके अच्छी हेल्थ होती है। ये सब खाली ख्याल है, वो हकीकत होती नहीं है। क्योंकि बॉडी ब्रेन का उसके अंदर एक ऐसी एक कैपेबिलिटी है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो थके बिना, टायर हुए बिना लंबे समय तक हार्डवर्क भी कर सकता है। ऐसा जो स्थिति बनेगी उसको यहाँ हेल्थ का नेचुरल स्टेट कहा गया है। अब माइंड का नेचुरल स्टेट क्या है वो कहते हैं। व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द माइंड? टू रिमेन फ्री फ्रॉम ऑल पोल्यूशंस। एंड हाउ डज इट गेट पोल्यूटेड? व्हेन इट इज मिक्स्ड अप with brain processes. And how can it be kept free from these processes? It must be maintained in the diagram 3b state so that it can be in 3a state as and when required and be switched back to 3b state and maintained as such all time. तो यहाँ ये नेचुरल स्टेट के बारे में कहा कि भाई नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो जिसके अंदर पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन से मुक्त जो है माइंड, उसको फ्री माइंड कहते हैं। तो भाई पोल्यूशन क्या है, चीज़ किसका पोल्यूशन है? तो कि जब वो ब्रेन प्रोसेस के अंदर मिक्सअप हो जाता है तो वो माइंड जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। मतलब कि ब्रेन प्रोसेस का होना अपने आप में ही माइंड को पोल्यूटेड करना जैसा है। तो इसीलिए जो है माइंड को अगर फ्री रखना है तो ब्रेन प्रोसेस से फ्री रहना पड़ेगा, और ब्रेन प्रोसेस से फ्री रहने के लिए तो उसको बार बार 3B के स्टेट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ही ब्रेन प्रोसेस नहीं होती है। उसके अलावा तो हर स्टेट के अंदर 3B 3C में नहीं होती है, बाकी आगे के जो है दूसरे उसमें सब में ये स्थिति बनी रहती है। तो इन शॉर्ट उनका जो एक भार है, उनका जो एम्फासिस कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि थिंकिंग प्रोसेस से आदमी ऊपर उठना चाहिए, यहाँ तक उसकी साधना चलनी चाहिए, यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि अब वो 3B के स्टेट में ही जी रहा है, जहाँ उसको थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो वही ये जो स्थिति है वो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। एंड व्हाट एक्चुअली इज स्टेट 3B ऑफ द माइंड? इट इज दैट in which the brain is not allowed to do any day or night dreaming. अब देखो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ कही है कि क्योंकि 3B के अंदर कोई थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है, तो फिर वहाँ कोई डे ड्रीमिंग या नाइट ड्रीमिंग का सवाल नहीं पैदा होता है। हमारे अंदर निरंतर ये डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन वगैरह चालू रहता है, क्योंकि हमारे अंदर विचार प्रोसेस बनती रहती है, और विचार की प्रोसेस बनने के साथ में ये डे ड्रीमिंग दिन भर में चालू रहता है, और रात को जब सोते हैं तो नाइट ड्रीमिंग भी हमारा चालू हो जाता है। पर 3B के स्टेज में ये कुछ ऐसा हो नहीं सकता।
हैव यू ट्राइड टू डू दैट? आप पूछते हैं, बोलिए, ये हमारे लिए तो 3B तक जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक तो ये संभवित ही नहीं है। एक गैप बाद में आएगा, फिर से जुड़ जाएंगे। टू डू दैट मीन्स टू बी अवेक, एंड टू बी अवेक मीन्स टू बी इन ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ जागृति की फिर बात आती है कि ये होने का मतलब, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड होने का मतलब क्या है कि अंदर से एक जागृति जाए, एक अवेकन, एक उत्थान आ जाए, एक अंदर ऐसी स्थिति बन जाए कि अभी वो डे ड्रीमिंग में नहीं है, कोई भी स्थिति के अंदर नहीं है, पूरी जागृति के साथ वो व्यक्ति जी रही है, उसका बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो पूरी जागृति के साथ काम कर रहा है। ऐसी स्थिति को मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ आत्मन, द सेल्फ और ईश्वर? अब तीसरी बात कि भाई दो तो देख लिया, अभी तीसरा, आत्मा की कौन सी नेचुरल स्टेट हो सकती है? सपोज यू पोजेस अ कार, ए प्लेन और ए बोट फॉर प्राइवेट यूज। मानो कि आपके पास अपनी गाड़ी है, कार है या प्लेन है या बोट है। एक जो है वो ज़मीन पर चलती है, एक पानी पर चलती है और एक हवा में चलता है। ऐसी तीनों चीज़ आपके पास मानो है। से यू ऑल्सो हैव इनफ मनी एंड कैन मूव अबाउट ऑन लैंड, सी और एयर एज you wish without any restriction from the laws of the country or any legal restrictions। तो आपके पास ये चीज़ें हैं, गाड़ी है, एरोप्लेन है, बोट है और बहुत सारा पैसा है, और आपको पूरी दुनिया में कहीं भी घूमना है तो आप ये तीनों चीज़ों से में से कोई भी लेके आप घूम सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा कि यहाँ जाना है। जैसे आज हम अभी तो हर जगह जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है ना, तो ऐसा कोई मानो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कोई भी चीज़ लेके निकल जाते हो। ऐसी जो स्थिति होती है, ये स्थिति वो कुछ आत्मा की नेचुरल स्टेट के बारे में बताना चाहते हैं। यू आर देन इन ए नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विथ योर पोजेशंस आर नेचुरल। तो ये स्थिति, अगर रिस्ट्रिक्शन, बिना रिस्ट्रिक्शन की कोई स्थिति है, आपके ऊपर कोई दबाव डाला नहीं जाता है, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी जो स्थिति है तो वो नेचुरल स्टेट ऑफ आत्मा की है। और वो जो चीज़ उसकी जो पास में, जो उसका पोजेशंस है, जो चीज़ उसके पास में है, जो बिलोंग्स है, वो बिलोंगिंग्स के साथ में उसका जो रिलेशनशिप है वो एकदम फ्री होता है। ये नेचुरल स्टेट ऑफ आत्मा है। एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी सॉर्ट एंड योर रिलेशनशिप इज कंस्ट्रेन्ड और डिस्टर्ब एंड देन इट इज नॉट इन इट्स नेचुरल स्टेट। तो किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध आता है तो ये जो है रिलेशनशिप जो है उसके साथ, आत्मा के साथ, वो बंद हो जाती है या उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आने लगता है और वो नेचुरल स्टेट नहीं रहती है। In the same manner, Atman, the self or Ishwar, possesses the physical, astral and mental bodies along with the brain, manas and buddhi as the respective thinking instruments and the senses appropriate to each body। तो ये जो है, ये आत्मा जो है उसके साथ, जैसे कि एक व्यक्ति के साथ उसके पोजीशन में अलग अलग चीज़ें होती है और वो उपयोग कर सकता है, इस तरह आत्मा जो है वो भी उसने क्या क्या धारण किया है? फिजिकल बॉडी धारण किया है, एस्ट्रल बॉडी धारण किया है, मेंटल बॉडी धारण किया है, और तीनों के उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार के थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि फिजिकल ब्रेन के साथ फिजिकल बॉडी के साथ फिजिकल ब्रेन रहता है, एस्ट्रल बॉडी के साथ मनस रहता है, और मेंटल बॉडी के साथ बुद्धि या प्रज्ञा रहती है। तो इस तरह जो है भगवान ने आत्मा के साथ ये सब दिया हुआ है ताकि
ये जो जीवन है ये चल सके, आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो वो आगे के बॉडी का भी उपयोग कर सके और उसका इस तरह वो आगे बढ़ पाता है। तो हम बात कर रहे थे कि आत्मा जो है उसको भगवान ने ये सब दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, ये कॉस्मोलॉजी जब पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि भाई ये आत्मा क्यों आया है। क्योंकि वो जनलोक में था तब तो उसके पास कुछ नहीं था, ना उसको ये शरीर की ज़रूरत थी, फिजिकल बॉडी की, ना एस्ट्रल बॉडी की, ना मेंटल बॉडी की, ना किसी प्रकार का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि वहाँ तो वो पूर्ण रूप से था और पूर्ण रूप से वो जीता था। पर जब उसने ये तीनों लोक के अंदर आना स्वेच्छा से स्वीकार किया, तब फिर ये तीनों लोक के अनुरूप उसको ये बॉडी ब्रेन सिस्टम दिया गया है। क्योंकि स्वलोक के लिए उसको चाहिए मेंटल बॉडी और बुद्धि या प्रज्ञा, भूवलोक के लिए चाहिए उसको एस्ट्रल बॉडी और इसके साथ उसका जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं मनस, और यहाँ भूलोक में जीने के लिए फिजिकल बॉडी उसको चाहिए और उसका ब्रेन चाहिए। तो इस तरह तीनों चीज़ें भगवान ने और उसके प्रकार की उसके अनुरूप एप्रोप्रिएट सेंसेस भी दी है उसको, जो इंद्रिया जो है वो भी दी गई है। नाउ इफ द आत्मन कैन मेक यूज ऑफ दिस possessions as and when required without any restriction, whether through ignorance means no inner communication, or due to the unhealthy condition of its possession means inner process is not properly taking place, it is in its natural state. Otherwise Atman does not enjoy the natural relationship with its possessions. तो उसका क्या है, उसका पोजीशन क्या है कि ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम वगैरह उनको दिया गया है आत्मा को, उसका वो जब चाहे उपयोग कर सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसकी जब ज़रूरत है, उसको लगता है कि भाई अभी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है, अभी एस्ट्रल की ज़रूरत है, अभी मेंटल की ज़रूरत है, तो जब चाहे ये चीज़ों को वो इसका उपयोग कर सके तो ही वो नेचुरल स्टेट है। और इसके बिना तो वो जो है उसका वो ये चीज़ों का एन्जॉयमेंट नहीं कर सकता है। उसका जो रिलेशन जो है पोजेशन के साथ में, अगर वो नेचुरल नहीं है तो उसको वो एन्जॉय आत्मा नहीं कर सकता है। और कभी क्या होता है कि इग्नोरेंस भी एक चीज़ होती है, या फिर अंदर कुछ प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं होती है, तो इसके कारण भी ये जो है नेचुरल स्टेट बन नहीं सकती है, आत्मा की नेचुरल स्टेट। टू हैव एनी एंड ऑल ऑफ दिस थ्री नेचुरल स्टेट एट वंस कमांड, वी यूज द वर्ड इनसाइट to describe this condition, and there is no other dictionary meaning attached to this word. तो ये जब नेचुरल स्टेट में तीनों होते हैं, मतलब कि जो देखा हमने, हेल्थ जो है नेचुरल स्टेट में है, माइंड जो है वो नेचुरल स्टेट में है, और आत्मा, ये सब तीनों स्टेट के अंदर होता है। तब उसके द्वारा उसके अंदर एक जो चीज़ बनती है, उसके अंदर एक शक्ति आती है, उसको इंसाइट कहा जाता है। अंदर एक इंसाइट बनती है, और ये इंसाइट का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, क्योंकि इंसाइट ही है। जो व्यक्ति इंसाइट पर पहुंची है वही समझ सकती है कि इंसाइट है। फिर भी शायद कुछ ऐसा अगर कुछ समझना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अंदर का एक प्रकार का प्रकाश अंदर से आता है, कि जिसके द्वारा वो सब चीज़ों को वो व्यक्ति समझ सकती है। अंदर का एक प्रकाश हो सकता है, पर जैसे कहा इसका कोई डिक्शनरी अलग शब्द तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, या कहना चाहे तो भी वो ओरिजिनल स्टेट जो क्या है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी सी, वी हियर, वी स्पीक, बट दिस इज द अननेचुरल स्टेट। तो अभी हमारा जो है पांचों इंद्रियों का जो व्यवहार है वो अननेचुरल है, क्योंकि सब जो है सबके अंदर कुछ न कुछ प्रकार का पोल्यूशन छुपा हुआ है, जो हम
सुनते हैं तो सुनने की प्रक्रिया है, या बोलते हैं बोलने की प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिससे वजह से वो अननेचुरल स्टेट होता है। मतलब एक तो हमारा जो थिंकिंग की प्रोसेस इतनी चलती रहती है, और दूसरा जो हमारे अंदर थिंकिंग प्रोसेस के दरमियान अलग अलग प्रकार की कुछ अलग विचार या अलग वृत्ति या अलग कुछ अंदर की इच्छाएं, ये सब इतना और होता है कि ये चीज़ों को कोई भी इंद्रियों को नेचुरल स्टेट में काम करने नहीं देता है। हमारे अंदर जो कुछ गड़बड़ पड़ी हुई है वही ये प्रॉब्लम है कि ये इससे अननेचुरल स्टेट बन जाती है। बट इन एन अननेचुरल पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स वी हैव टू सर्वाइव बाय अननेचुरल मीन्स। तो ये ऐसा है कि भाई जैसा आप यहाँ हम अभी जो ये यूनिवर्स में रहते हैं वो यूनिवर्स खुद ही अननेचुरल बन गया है। देखिए तो हम कि यूनिवर्स के जो साधन है वो सब पोल्यूटेड हो चुके हैं। हवा है, पानी है, या कुछ भी चीज़ है, ज़मीन जो है, ज़मीन का ज़्यादा उपयोग करते हैं लोग, इसका दुरुपयोग करते हैं, ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो खाद्य डालते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र, इसके द्वारा हर चीज़ को हमने नुकसान पहुंचाया है। तो अभी ये जो हमारा यूनिवर्स है वही अननेचुरल बन गया है। तो फिर हमारे जो इंद्रियां वगैरह हैं वो भी अननेचुरल ही है, और वो अननेचुरल इंद्रियों द्वारा हमें अननेचुरल यूनिवर्स में रहना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली दिस अननेचुरल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज अ वेरी वेरी टाइनी पार्ट ऑफ क्रिएशन, एंड इफ वी हैव टू लिव naturally in the entire universe we have to give up this unnatural outer senses। तो एक जरा यहाँ और दूसरी बात और गहरी बात कह दी कि ये जो हम बाहर की इंद्रियों से जो जी रहे हैं और उसमें तो हमें ये अननेचुरल स्थिति का अनुभव होता है, पर फिर भी ये जो क्रिएशन है, पूरा का पूरा जो सृष्टि है, वो उसके अंदर जो सर्जन है उसके अंदर तो ये बहुत छोटा हिस्सा है जिसको हम हमारा यूनिवर्स कहते हैं। और इसीलिए अगर इससे ऊपर उठना है तो हमें ये जो बाहर की जो इंद्रिय है उससे मुक्त होके अंदर जो चीज़ पड़ी है उसके द्वारा हमें जीने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको गिव अप करना चाहिए। जो अननेचुरल जो हमारे अंदर है, ये सेंसिस, आउटर सेंसिस, उसको हमें त्याग करके जीना चाहिए। मतलब अंदर जो चीज़ है उसके द्वारा जीना चाहिए। दिस फिजिकल सेंसेस आर लाइक लॉन्ग फीलर्स दैट वी एम्प्लॉय टू फील अराउंड एंड सेंस इन ए ग्रुपिंग मैनर। अब ये जो हमारी जो फिजिकल इंद्रिया जो है वो कैसी है कि एक फीलर्स माने एक स्पर्शेंद्रिय, मतलब कि जैसे कि स्पर्श कर सके इस तरह व्यक्ति जान सकता है, इस तरह ये हम जो फिजिकल इंद्रिय है इसका उपयोग हम एक फीलर के रूप में, एक स्पर्शेंद्रिय के रूप में हम करते हैं। और हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द में क्या चल रहा है उसको हम कुछ ग्रुपिंग मैनर में समझना चाहते हैं। ग्रुपिंग मैनर मतलब ततोल के जैसे कुछ समझते हैं। जैसे एक अंधा आदमी होता है तो वो क्या करता है, ततोल के चलता है, देखता है और आगे बढ़ता है। या कभी कभार हम अंधेरे में चले जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, इस तरह ततोल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। वी एज ह्यूमन बींग्स आर नो बेटर देन ए कॉकरोच और ए ब्लाइंड बैट। यहाँ बहुत बड़ा एक उन्होंने ये किया है, क्योंकि जो आदमी, जिसको हम आदमी कहते हैं, हम इंसान कहते हैं, पर अगर हमारे अंदर कोई किसी और प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, हमारे अंदर जो चैतन्य पड़ा है उसके प्रति कोई दृष्टि नहीं है, तो कहते हैं कि हम फिर तो जो कॉकरोच होते हैं या फिर जो बैट माने चमगादड़ जो होता है, ऐसा और ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अभी तो हम कोई इससे अच्छे नहीं हैं, हम नहीं कह सकते कि कॉकरोच या चमगादड़ से हम बहुत अच्छे हैं।
हालांकि हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर तो बुद्धि है, हमारे अंदर ये है, और हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हमने इतनी प्रोग्रेस किया है की स्थिति के बारे में। बाहर तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, चलो ठीक है। अंदर की हमारी स्थिति कितनी दयनीय है, हम अंदर से कितने कंगाल है, वो तो हम खुद ही जान सकते हैं ना। बाहर से चाहे वो कुछ कर लिया, उससे क्या फर्क क्या पड़ता है। हमारा जो अंदर का, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारे अंदर जो जीवन, हमारे अंदर सुख शांति है। हमने बहुत सारी प्रगति कर ली, पर हमारे अंदर सुख शांति कहाँ है। जब प्राचीन काल में इतनी सुख सुविधा नहीं थी, तब लोग ज़्यादा सुखी थे, संतोष और शांति से जीते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी है। हमारे अंदर एक कांस्टेंट संघर्ष चल रहा है और हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक कन्फ्यूज़न है। और फिर हम कहते हैं कि हम तो सुपर ह्यूमन बीइंग है, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारी ह्यूमैनिटी। कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा प्रोग्रेस का, कोई मतलब नहीं है। What is the natural relationship between the natural universe and the natural way of life? तो नेचुरल यूनिवर्स और नेचुरल वे ऑफ लाइफ के बीच में क्या संबंध है? Again we use the word insight. It means a natural way of life in the natural universe. तो जो व्यक्ति ने अंदर से इंसाइट पा ली, मतलब जो हमने ऊपर की 3 चीज़ें देखी, हेल्थ, अच्छा माइंड और आत्मन, ये तीनों जब साथ में काम करते हैं तो अंदर से जो इंसाइट बनती है। तो जो व्यक्ति इस तरह इंसाइट के साथ जी रही है, वही व्यक्ति जो है वो नेचुरल, उसका जो वे ऑफ लाइफ है वो नेचुरल है, और यूनिवर्स जो है वो भी नेचुरल है। इसीलिए हमारा जो है यूनिवर्स जो है वो अननेचुरल है, क्योंकि हमारे अंदर ये इंसाइट तो आई नहीं है। हमारे अंदर ना हेल्थ का ठिकाना है, ना माइंड का ठिकाना है, और आत्मा तो कहाँ छुपा है, कोई पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा सब अननेचुरल है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँची है, इंसाइट तक पहुँची है, उसके अंदर ये सब कुछ नेचुरल स्टेट के अंदर है। Our only desire is to be ignite this insight in others. और मतलब ये तावड़िया जी खुद कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि भाई हम ऐसी इंसाइट लोगों के अंदर जागृत कर पाए, इग्नाइट कर पाए, उसको प्रज्वलित कर सके। ऐसी हमारी इच्छा है कि दूसरों के अंदर भी हम इस तरह का अगर इंसाइट पैदा कर सकते हैं तो वो हम करना चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। एंड वंस दिस इज इग्नाइटेड, देन देयर विल बी नो नीड फॉर अ टीचर। वन विल बी एबल टू फाइंड वंस वे एंड द प्रोग्रेस विल बी श्योर एंड अनहेजिस्टेंट। तो एक बार अगर ये अंदर का इंसाइट जाग जाता है तो फिर कोई बाहर का गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और व्यक्ति का स्टेडी प्रोग्रेस, आगे आध्यात्मिक प्रगति उसकी बनी रहती है निश्चित रूप से, और वो बिना हिचकिचाए वो आगे बढ़ता रहेगा, सुनिश्चित रूप में आगे बढ़ता रहेगा। पर यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, इंसाइट उसके अंदर से एक बार जाग जानी चाहिए। तो फिर हम फिर से ये कह सकते कि भाई 3B से के स्टेज तक तो व्यक्ति को पहुँचना ही पड़ेगा, तब जाके, या 3C 3B के स्टेज के अगर तब तक पहुँच सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो सकती है। दिस स्टेट 3A, 3B and 3C are achieved very slowly over a long period and take many lifetimes. Yet they form one continuous state of an individual when biologically complete being. The 3 states available to one as and when required. तो ये तीनों चीज़ जो है, पहली बार तो ये कि ये तीनों चीज़ को प्राप्त करने के लिए हजारों जन्मों की ज़रूरत पड़ती है। तो हजारों जन्मों तक या सैकड़ों जन्मों तक जैसा साधक का अंदर की इंटेंसिटी, तो इस तरह वो काम करता जाता है, तो ये 3A 3B 3C तक पहुंचता है बहुत लंबे समय के बाद।
और उस समय उसको वो बायोलॉजिकली भी कंप्लीट हो जाता है इसका प्रोग्रेस के कारण। और ये तीनों चीज़ जो है वो एक ही व्यक्ति के अंदर जब जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक 3A में चाहे वो रहना चाहे, 3B में रहना चाहे, 3C में रहना चाहे, तो उसकी ज़रूरत और उसकी इच्छा के अनुसार वो एक ही व्यक्ति है पर वो तीनों में अलग अलग रूप में रह सकती है। State 3A is the state when the individual lives as a householder and performs the duties and obligations. 3B is the state when that individual wants to have solutions to questions or problems either for oneself or for others. And 3 is the state known as transcendental for further progress on the path. तो ये तीनों चीज़ का ये आगे भी हमने ये जिक्र कर चुके हैं कि 3A जो है वो हाउस होल्डर की लाइफ के लिए जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूर्ण करने के लिए वो उसको 3A में रहना पड़ता है। जब जब वो संसार में व्यस्त होता है तब उसको 3A में रहना पड़ता है। और उसके बाद में जब इंडिविजुअल वो व्यक्ति को कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स है, ये चाहे वो अपने प्रॉब्लम्स है या फिर दूसरों के प्रॉब्लम्स है, और उसका कुछ सॉल्यूशन उसको चाहिए, उसका उत्तर चाहिए, तो वो 3B के स्टेट में जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि 3B के स्टेट में खाली यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही व्यक्ति के अंदर रहता है, और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के पास तो सब प्रश्नों का उत्तर है ही। तो ऐसी व्यक्ति जो है वो उस दौरान यूनिवर्सल माइंड को कांटेक्ट करती है और उसके पास में से जवाब ले लेती है, सही सही जवाब ले लेती है। तो 3B के स्टेज में UDM से ये हो सकता है। और 3C के स्टेज के अंदर वो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल अवस्था के अंदर रहती है, मतलब कि एक चैतन्य की स्थिति उसके अंदर प्रवृत्ति रहती है, आत्म तत्व का प्रकाश के साथ या उसका आत्म तत्व के साथ कम्युनिकेशन के अंदर वो रहती है, और आगे जो है आगे का मार्ग के ऊपर उसका अभ्यास चालू रहता है, उसका प्रगति चालू रहती है। Even state 3 is possible only if the state 3B is first obtained and held, that is at first cultivated and then established. तो 3C पर पहुंचने से पहले तो कम से कम 3B पर तो पहुंचना ही पड़ता है। 3B जो है वो उसको विकसित करना पड़ता है और उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, प्रस्थापित करना पड़ता है, उसके बाद में 3C का स्टेट चालू होता है। स्टेज 3C is a very long journey requiring many lives, stretching from pratyahar to samadhi with seed state. तो ये 3C का जो है उसका जो दायरा है वो बहुत लंबा है, क्योंकि उसके अंदर प्रत्याहार से लेके जो सभी समाधि है वहाँ तक का दायरा है। तो वो धीरे धीरे करके ये 3C में प्रत्याहार से के लेके समाधि के अलग अलग अंगों का उसका अभ्यास चालू रहता है। 3C के अंदर प्रत्याहार भी, मतलब कि उसमें भी कुछ प्रत्याहार के दौरान भी 3C की स्थिति बनती होगी, और क्योंकि प्रत्याहार का एडवांस स्टेज होता है उसके अंदर, और फिर धारणा ध्यान समाधि जो है उसका भी अभ्यास ये 3C के अंदर बनता रहेगा। तो 3C जो है वो अपने आप में कई जन्मों तक चलता रहता है, क्योंकि कई जन्मों तक ये धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास चालू रहता है। और यहाँ फिर समाधि विद सीड्स का मतलब कि ये सभी समाधि है। अभी निर्मित समाधि की बात तो और आगे होगी, इसकी साधना तो और आगे होगी। But once achieved, one can remain in either of 3 states as and when required. तो अगर ये 3C तक व्यक्ति पहुंची है तो फिर वो A में भी रह सकती है, B में भी रह सकती है और C में भी रह सकती है। So to summarize, A, diagram 1 and 2 are the first stage on the path. B, 3A is the second stage. C, 3B, when only the UDM flows free from incoming impulses and memory pattern, is the third stage.
and D3C, where direct contact with Ishwar Atman self is made and the intermediary UDM voluntarily withdraws, is the fourth stage Turiya. As long as the UDM flows as in A, B and C, there is only awareness, however subtle. Only in D is cosmic consciousness pervading. तो यहाँ इन्होंने फिर ये सब अब तक में हमने जो देखा है उसको समराइज किया है, इन शॉर्ट में बताते हैं कि भाई 1 और 2 डायग्राम है वो फर्स्ट स्टेज का है जो साधक साधना करता है, पहले 2482 से 5221 की ओर जाता है और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ये डायग्राम 1 और 2 की स्थिति है। बी जो डायग्राम 3A की जो स्थिति है वो सेकंड स्टेज उसको यहाँ कहा है उन्होंने, और 3B की स्थिति है उसको सी कहा है कि जो 3B की स्थिति के अंदर सिर्फ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही उसके अंदर फ्लो रहता है और इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न्स का काम करना वहाँ नहीं होता है। फिर जाके डी जो है मतलब कि चौथी स्थिति है वो 3C की स्थिति है कि जहाँ उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ईश्वर या आत्मा या सेल्फ के साथ होता है, और यहाँ जो UDM में है वो वॉलंटरली वो पीछे हट जाता है, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वहाँ वो नहीं, उसका फ्लो नहीं होता है। और इसी स्थिति को फोर्थ स्टेज या तुरिया भी कहा गया है। तो 3 स्थिति और चौथी जो स्थिति है समाधि, तुरिया का अर्थ समाधि भी होता है, तो चौथी स्थिति है जो उसको समाधि या तुरिया कहा गया है। और UDM जब तक फ्लो होती है मतलब कि जो चाहे डायग्राम 1 या 2 है, डायग्राम 1 या 2 के अंदर या 3A के अंदर या 3B के अंदर, ये चारों स्थिति के अंदर जब तक UDM फ्लो होता है तब तक वो अवेयरनेस की स्थिति है, वहाँ कॉन्शियसनेस की स्थिति नहीं कह सकते हैं। पर जब डी के अंदर मतलब 3C के स्टेज के अंदर जब व्यक्ति जाती है तब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है आत्मा तत्व या परम तत्व का जो है उसका फिर वो चीज़ वहाँ फैली या उसका अनुभव साधक को होता है। तो इस तरह ये समराइज उन्होंने 5 जो डायग्राम है उसका इन शॉर्ट में कर दिया बहुत अच्छी तरह। तो अब हमें भी कुछ समझ में आया होगा। यहाँ हम रुकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, आज के गुजराती न्यूज़पेपर में एक थेरापी आई, इसका नाम है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरापी। हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा, छोटा सा आर्टिकल है। हाँ हाँ, हम जो वाइसो करके ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ, ये उसके सिमिलर है। अच्छा, तो जो वाइसो करते हैं हाँ जी, उसमें भी सर ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होता है, हाँ। करेक्ट है ना? कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान जो हमारा श्वास थोड़ा फास्ट होता है तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता ही है। तो ये जो थेरापी है, अगर आपको कहीं आर्टिकल मिले, आज के मुंबई समाचार में आर्टिकल है, ठीक है, ठीक है, ठीक पेज है, नंबर 9 पे, ठीक है जस्ट मेरे को ये याद आ गया कि अगर ये हम करते हैं जी, तो उसका भी ये बेनिफिट होता है ना। नेचुरल वे ऑफ क्योर लिखा है उसमें। जी जी जी। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं कि जिसके द्वारा ये हम ऑक्सीजन का इंटेक ये कर सकते हैं। पर तावरिया जी ने जो एक्सरसाइज दिए वो यूनिक इस माने में है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह, ये तो फिजिकल लेवल पर फिजिकल बेनिफिट के लिए ठीक है ऑक्सीजन वगैरह, बाकी हमें जो संबंध है एक तो प्राण का और दूसरा रिदम का। तो तावरिया जी ने जो एक्सरसाइज जो डिज़ाइन की है वो रिदम बेस की है ना, तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो चलो हम कहीं से भी अच्छा ले सकते हैं,
कई बार घूमने जाते हैं पर्वतों पर और कोई और जगह हिल स्टेशन पर, तो भी हमें अच्छा सा ये ऑक्सीजन अच्छी हवा मिल जाती है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये चीज़ अगर रिदमिक है, ये चीज़ अगर प्राण के बेस के ऊपर है, प्राण की साधना है, तो वो बहुत काम का बनता है। ये समझना है हमें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके।